वेलकम टू भाई की बढ़ाई सब्सक्राइबर, और जिन्होंने नहीं किया वो कर दो। और क्या हाल है तुम्हारे? घर पे सब सही? खाना वाना अपनी मर्जी वाला मिल रहा है या वही टिंडे और तोरी की सब्जी बन रही है? दोस्तों, आज की मूवी का नाम है फेडरलिज्म। बेसिकली फेडरलिज्म उस टाइप की सरकार होती है जिसमें पावर सेंटर और स्टेट में डिवाइडेड होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे ही आप फेडरलिज्म को अनबॉक्स करेंगे तो फर्स्ट फीचर आपको देखने को मिलेगा कि इसमें 4 GB रैम, ड्यूल कैमरा है और आईफोन का फेक लोगो। अरे मजाक कर रहा हूँ। फर्स्ट फीचर है कि फेडरलिज्म में 2 या उससे ज्यादा लेवल्स पे गवर्नमेंट होती है। जैसे एक सेंटर लेवल पे होती है जो पूरी कंट्री को कंट्रोल करती है, दूसरे लेवल पे स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं जो एक रीजन को कंट्रोल करती हैं। ये गवर्नमेंट सेम लोगों को कंट्रोल करती है, पर दोनों गवर्नमेंट के एरिया ऑफ कंट्रोल अलग अलग होते हैं। जैसे आर्मी को सेंटर कंट्रोल करता है और पुलिस को स्टेट गवर्नमेंट। और अब ये सवाल है कि ये सब कैसे पता चलता है कि किस चीज को कौन कंट्रोल करेगा, और यही हमारा थर्ड फीचर है। तो हर एक फेडरल कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन में बताया जाता है कि कौन सा एरिया, कौन सा डिपार्टमेंट, कौन सी ड्यूटी किस लेवल की गवर्नमेंट के अंडर आएगी। यानी हर लेवल की गवर्नमेंट को पावर्स कॉन्स्टिट्यूशनली दी जाती है। फोर्थ फीचर है कि हमारे जो फंडामेंटल लॉज और राइट है वो कोई एक गवर्नमेंट चेंज नहीं कर सकती। उनमें चेंज तभी आएंगे जब सारे लेवल की गवर्नमेंट उन चेंजेस के लिए हाँ बोले। और मान लो कभी ऐसा हो जाए कि स्टेट और सेंटर पति पत्नियों की तरह लड़ने लग जाए कि कोई एक डिपार्टमेंट किसके अंडर आएगा, तब कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन को देख के बताता है कि वो डिपार्टमेंट किसके अंडर आएगा। और यही हमारा फिफ्थ फीचर है। सिक्स्थ फीचर है सरकारों के पास पैसे कहां से आएंगे, ये भी कॉन्स्टिट्यूशन में बताया जाता है। सेवेंथ, फेडरलिज्म का यही मोटिव है कि देश में यूनिटी बनी रहे और लोग अपने अपने डिफरेंट कल्चर्स को भी फॉलो कर पाए। दोस्तों, फेडरलिज्म भी 2 टाइप की होती है और इस पे हमेशा क्वेश्चन आता है कि इन दोनों के बीच डिफरेंशिएट करो। फर्स्ट टाइप है कमिंग टुगेदर फेडरेशंस। इसमें बहुत सारी इंडिपेंडेंट स्टेट एक साथ आती है और एक कंट्री बनाती है। इधर सभी स्टेट्स के पास इक्वल पावर होती है, और यही नहीं, सेंटर और स्टेट में भी इक्वल पावर्स होती हैं। इस टाइप की गवर्नमेंट के एग्जाम्पल है यूएसए, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया। अब आ जाओ सेकंड टाइप। इसे हम कहते हैं होल्डिंग टुगेदर फेडरेशंस। इसमें बड़ी बड़ी कंट्रीज अपने आप को छोटी छोटी स्टेट्स में बांट लेती हैं और उनके साथ मिलकर रूल करती हैं। लेकिन यहाँ पर हर स्टेट को इक्वल पावर नहीं मिलती। किसी स्टेट के पास ज्यादा पावर होती है और किसी के पास कम पावर होती है। जैसे इंडिया में जम्मू कश्मीर स्टेट के पास ज्यादा पावर्स हैं, और इस टाइप की फेडरेशन में सेंटर के पास स्टेट से ज्यादा पावर्स होती हैं। और इसके एग्जाम्पल है इंडिया, बेल्जियम, स्पेन एटसेट्रा। उम्मीद करता हूँ तुम सबको याद होगा जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। मैंने कुछ फीचर्स बताए थे, और अब हम ये देखेंगे कि इंडिया यानी हमारा भारत देश उन्हें फॉलो करता है या नहीं। इंडिया में 3 लेवल्स पे गवर्नमेंट होती है। फर्स्ट सेंटर, सेकंड स्टेट और लास्ट में लोकल गवर्नमेंट। यानी फेडरलिज्म की जो बेसिक कंडीशन है कि एक से ज्यादा लेवल पे गवर्नमेंट होनी चाहिए, वो हम पूरी करते हैं। सेकंड, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये बता रखा है कि कौन सा एरिया और कौन सा डिपार्टमेंट किस लेवल की गवर्नमेंट के अंडर होगा, और कॉन्स्टिट्यूशन ने इससे रिलेटेड 4 लिस्ट बना रखी है जिसके बारे में हम थोड़ी देर बाद डिस्कशन करेंगे। थर्ड, इंडिया एक होल्डिंग टुगेदर टाइप की फेडरेशन है, और जैसा कि मैंने बताया था, सब स्टेट्स को इक्वली पावर नहीं मिली। जैसे जम्मू कश्मीर के पास बहुत ज्यादा पावर है, उसके पास तो अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन तक है। फोर्थ, इंडिया में भी कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक लॉज को चेंज करने के लिए दोनों लोकसभा और राज्यसभा से 2/3 मेजोरिटी से बिल पास होना चाहिए, और टोटल स्टेट में से आधी से ज्यादा स्टेट्स को भी वो बिल पास करना पड़ेगा, तभी वो चेंजेस लागू होंगे। फिफ्थ, मान लो कभी सेंटर और स्टेट में लड़ाई हुई तो सुप्रीम कोर्ट अपना डिसीजन सुनाएगा जो कि फाइनल होगा, और यहाँ तो मम्मी जो बोलते वही फाइनल हो जाता है। कल वाइपर के साथ साथ झाड़ू भी लगवा दी मुझसे। गया था बाथरूम साफ करने, पूरे घर में स्वच्छ भारत अभियान करवा दिया। दोस्तों, अभी मैंने बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशन में 4 लिस्ट हैं जिसमें गवर्नमेंट को उनका एरिया बताया गया है। तो अब हम उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट लिस्ट है यूनियन लिस्ट। इसमें वो सारी चीजें जो पूरे देश में सेम होती हैं या पूरे देश के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं, जैसे देश की सिक्योरिटी या देश की करेंसी वगैरह वगैरह। तो ऐसी चीजें सेंटर कंट्रोल करती हैं। इनके एग्जाम्पल है डिफेंस, आर्मी, बैंक, करेंसी, फॉरेन अफेयर एटसेट्रा। इस लिस्ट में टोटल 97 सब्जेक्ट्स हैं। तुम्हारे सिलेबस वाले सब्जेक्ट्स नहीं, यहाँ सब्जेक्ट का मतलब है एरिया। जैसे डिफेंस एक सब्जेक्ट है। सेकंड लिस्ट है स्टेट लिस्ट। इस लिस्ट में वो चीजें जो हमारी डेली लाइफ से रिलेटेड होती है और एक लोकल एरिया के लिए अच्छे होते हैं। इस लिस्ट में टोटल 66 सब्जेक्ट्स हैं जिन्हें स्टेट्स कंट्रोल करती हैं। एग्जाम्पल पुलिस, ट्रेड, एग्रीकल्चर, इरिगेशन, कॉमर्स एटसेट्रा। थर्ड लिस्ट है कॉन्करेंट लिस्ट। इसमें वो सब्जेक्ट्स आते हैं जो दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं और इन्हें दोनों स्टेट और सेंटर कंट्रोल करते हैं।
और तुमने देखा भी होगा सीबीएसई सेंटर का है और तुम्हारे स्टेट में तुम्हारे स्टेट का एक एजुकेशनल बोर्ड भी होगा। तो इसमें टोटल 47 सब्जेक्ट्स हैं, जैसे एजुकेशन, मैरिज, अडॉप्शन एटसेट्रा। और एक और बात, मान लो कभी स्टेट और सेंटर के रूल एक दूसरे से टकरा जाएं या एक दूसरे के खिलाफ हों, तो हमेशा सेंटर के रूल को फॉलो किया जाएगा। फोर्थ लिस्ट है रेजिड्यूरी लिस्ट। इसमें वो सब्जेक्ट्स आते हैं जो नए नए बने हैं, जैसे कंप्यूटर अभी अभी आए हैं। और मान लो कभी टाइम ट्रेवल इन्वेंट हो जाए तो टाइम ट्रेवल भी इसी लिस्ट में आएगा। और कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ये नए सब्जेक्ट्स को सेंटर कंट्रोल करेगा और इन सब्जेक्ट्स के लिए लॉज बनाएगा। दोस्तों, जब हमारा देश आजाद हुआ था तब हमारे लोग ये डिमांड कर रहे थे कि लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट डिवाइड हो, लेकिन गवर्नमेंट इसे अवॉइड करती रही। उन्हें लग रहा था इससे देश की एकता में दरार आ जाएगी। लेकिन बाद में उन्होंने कुछ स्टेट्स को लैंग्वेज के बेसिस पे डिवाइड कर दिया और उससे उन स्टेट की डेवलपमेंट भी अच्छे से हुई और देश की एकता भी बढ़ी। तो हमारी गवर्नमेंट की जो लैंग्वेज वाली पॉलिसी है उसके बारे में जरा जानते हैं। फर्स्ट, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज नहीं मानता है। सेकंड पॉइंट है कि इंडिया में 40% लोग हिंदी बोलते हैं, तो इसीलिए इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी को बनाया गया। थर्ड, हिंदी के अलावा 21 और लैंग्वेजेस को कॉन्स्टिट्यूशन ने शेड्यूल्ड लैंग्वेज का स्टेटस दिया। फोर्थ, इंडिया में जितने भी एग्जाम्स होते हैं जो गवर्नमेंट कराती है वो तुम लोग इन 22 लैंग्वेजेस में किसी भी लैंग्वेज में दे सकते हो। फिफ्थ, स्टेट्स की बात की जाए तो स्टेट की भी अपनी अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज होती है जिसमें सारे स्टेट डिपार्टमेंट काम करते हैं। सिक्स्थ, जब भी कोई काम सेंटर और स्टेट या एक स्टेट से दूसरे स्टेट के बीच में होता है तो उसमें इंग्लिश लैंग्वेज का यूज किया जाता है। और मेरी मानो तो भाई लोग, तुम्हें 3 लैंग्वेजेस आनी जरूरी है। एक तो इंग्लिश, दूसरा हिंदी और तीसरा। अब हम देखेंगे कि आजादी के बाद से सेंटर और स्टेट के बीच के रिश्ते कैसे रहे हैं। तो पहले तो इंडिया में सिर्फ एक ही पार्टी थी, कांग्रेस। तो ये सेंटर में भी रूल करती थी और यही स्टेट में भी रूल करती थी। तो तब तो वही चीजें होती थी जो कांग्रेस के बड़े बड़े लोग चाहते थे। उसके बाद धीरे धीरे लोकल पार्टीज बनी और कुछ स्टेट में जीत भी गई, लेकिन उनको सेंटर अच्छे से रूल नहीं करने देता था और कभी कभी कॉन्स्टिट्यूशन का मिसयूज करके स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस कर देता था। लेकिन ये सिचुएशन 1990 में बदल गई, क्योंकि सेंटर में किसी एक पार्टी की सरकार बन ही नहीं पाई, जिस कारण बहुत सारी पार्टीज को मिलकर एक सरकार बनानी पड़ी, जिसे हम कोलिजन गवर्नमेंट के नाम से भी जानते हैं। इससे पावर को शेयर करना पड़ा और स्टेट गवर्नमेंट को भी उन्हें उनकी पावर यूज करने से कोई रोक नहीं रहा था। और अब सेंटर की गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस भी नहीं कर पा रही थी यार। लेकिन इंडिया में तो 3 लेवल पे गवर्नमेंट है और हम तो तब से स्टेट और सेंटर से सेंटर और स्टेट करे जा रहे हैं। अब बारी है थोड़ा सा और नीचे खिसकने की। अब हम बात करेंगे डिसेंट्रलाइजेशन की। डिसेंट्रलाइजेशन उसे कहते हैं जब सेंटर और स्टेट से पावर छीनकर लोकल गवर्नमेंट को दी जाती है। इंडिया के गांव में इस गवर्नमेंट को पंचायत के नाम से जानते हैं और इसका हेड सरपंच होता है। वहीं शहरों में इसे हम म्यूनिसिपैलिटी के नाम से जानते हैं और इसके हेड को हम मेयर कहते हैं। इंडिया में 1992 में बहुत अच्छे से डिसेंट्रलाइजेशन हुआ था और इससे हमारी 3rd लेवल की गवर्नमेंट के पास और भी ज्यादा पावर्स आ गई थी। तो 1992 में जो अमेंडमेंट्स हुए वो थे, फर्स्ट, अब से लोकल गवर्नमेंट के लिए भी रेगुलर इलेक्शन होना जरूरी हो गया था। सेकंड, इन इलेक्शन में कुछ सीट्स SC, ST और OBC के लिए रिजर्व रखी गई थी। थर्ड, इनमें से 1/3 सीट्स वुमेन के लिए भी रिजर्व कर दी गई थी। फोर्थ, ये इलेक्शन स्टेट इलेक्शन कमीशन कराता था, जो कि एक इंडिपेंडेंट बॉडी थी, यानी इसे कोई गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं करती थी। फिफ्थ, अब से स्टेट गवर्नमेंट को अपनी पावर्स और पैसे दोनों ही लोकल गवर्नमेंट के साथ शेयर करने पड़ते थे। अब गांव का जो पंचायती सिस्टम है उस पर और नजर डालो। हर एक गांव में एक ग्राम पंचायत होती है और फिर कुछ ग्राम पंचायत मिलकर एक पंचायत समिति बनाते हैं और फिर एक डिस्ट्रिक्ट में जितनी भी पंचायत समिति होती है वो मिलके उस डिस्ट्रिक्ट की एक जिला परिषद बनाते हैं। और इससे पहले मम्मी मेरा भूत बना दे, उससे पहले मैं अपने कमरे में सफाई अभियान शुरू कर देता हूँ। चलो बाय। और हाँ, मॉरल यही है, नहीं यार इस बार मॉरल नहीं है, एक टास्क है तुम्हारे लिए। मान लेना कभी भी कोई 2-3 लोग किसी दूसरी भाषा में बात कर रहे हो, तब तुम्हें उनकी तरफ देखना है और स्माइल करके ऐसे एक्ट करना है कि तुम्हें उनकी बातें समझ आ रही हैं और फिर उनका रिएक्शन देखना। मैं तो जब भी ऐसा करता हूँ तो लोग वियर्ड सी स्माइल देते हैं और उधर से भाग जाते हैं।